हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो अभी तक हमारा जो फर्स्ट लॉ का कहानी था वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ को लेकर। तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा हुआ था कि जो हमारी पास बॉडी थी वो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था और उस बॉडी पे जो आपका नेट फोर्स लग रहा था, सेकंड लॉ में मूव करने से पहले जस्ट एक बार फर्स्ट लॉ, अगर आपने ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी आप यांत्रिकी एकेडमी चैनल में जाइए और फर्स्ट लॉ को एक बार जरूर देखिए। वहां से आपको ये समझ में आएगा कि फर्स्ट लॉ जो आया हुआ था तो उसके अंदर हमने क्या केसेस लिए हैं और उसमें ऐसी क्या कुछ कमी रह गई थी जिसके लिए हम लोग को सेकंड लॉ की तरफ मूव भी करना पड़ा है। तो फर्स्ट लॉ में जो हमने देखा था, सबसे बड़ा चीज इसके अंदर जो बॉडी थी वो बॉडी आपकी कैसी थी, बैलेंस्ड कंडीशन में थी, ठीक है। और उस बॉडी पे जो लगने वाला नेट फोर्स था दैट इज इक्वल टू 0। और नेट फोर्स 0 कहने का मतलब ये है कि देखिए जो हम देखेंगे तो जो हमारी बॉडी है, अभी जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट लॉ को लेके बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है तो या तो मेरी बॉडी रेस्ट में हो सकती है, अदरवाइज या तो मेरी बॉडी मोशन में हो सकती है। दोनों कंडीशन पॉसिबल था, लेकिन उस केस में अगर बॉडी मेरी रेस्ट पे थी तो वेलोसिटी 0 था और बॉडी मोशन में होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग रेस्ट कंडीशन पे जैसे बात करते हैं तो यहाँ तो बॉडी के अंदर मोशन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 होता था। लेकिन इस कंडीशन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है, बिल्कुल आपको चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलती थी, 0, जिसके चलते यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था, 0। मतलब कुल मिला के अगर आप फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन निकालेंगे तो यहाँ पर बॉडी के अंदर आपको एक्सेलरेशन क्या मिला हुआ था, 0। क्लियर है? सॉरी, तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन 0 मिला हुआ था जिसके चलते हम लोग क्या लिख रहे थे, नेट फोर्स जो हमारा था वो क्या निकल कर आया हुआ था, 0। क्लियर? अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा कहानी था ये पूरा फर्स्ट लॉ चल रहा था, बॉडी क्या थी, बैलेंस थी। लेकिन अब क्या है, ये सेकंड लॉ में बॉडी के अंदर जो आएंगे वो आपके आएंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? यहाँ तक जो आपको बॉडी के अंदर आपको दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, बॉडी के अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या है, बॉडी सीधा सीधा अनबैलेंस्ड फोर्स ना लिख के आप लिख सकते हो क्या, बॉडी हमारी अनस्टेबल अनबैलेंस कंडीशन पे होगी। और अनबैलेंस कंडीशन में कहने का ये मतलब है कि क्या, अगर मान लीजिए कि सपोज मेरी कोई बॉडी है और इस टाइम मान लीजिए कि अगर मेरी बॉडी देखो रेस्ट में है तब तो एक्सेलरेशन ही 0 है, कहानी खत्म है। लेकिन अगर मेरे पास बॉडी मोशन है तो उसका क्या है, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज होगी इन द सेंस अभी आपके पास बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए कि ये वेलोसिटी u है, इसके बाद बॉडी आपकी आगे मूव की और मूव की तो वेलोसिटी कहाँ पर चली गई, v पे चली गई, या जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज होगा तो यहाँ पर आपको फैक्टर आएगा कौन सा, एक्सेलरेशन वाला। मतलब सेकेंड लॉ के अंदर हम लोग बॉडी के अंदर क्या लेके आ गए हैं, एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ में कहीं भी एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं किया गया था, फर्स्ट लॉ के अंदर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन 0 था। ये सब चीजें आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चंस लगाइए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की बात करिए, चाहे आप नॉर्मल ईयरली जो एकेडमिक हो रहे हैं उसकी बात करिए, वहां पर आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है तो हमको कौन सा लॉ वहां पर अप्लाई करना है। फर्स्ट लॉ के अंदर टोटली एक्सेलरेशन आपका 0 था, सेकंड लॉ में मूव कर रहे हैं तो सेकंड लॉ में हमको क्या करना है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कंसिडर होगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब बॉडी के अंदर क्या है, अब आपकी चेंज इन वेलोसिटी दिखेगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ को लेके कुछ ओवरव्यू था। फर्स्ट लॉ जो था आपका बैलेंस कंडीशन में था, सेकंड लॉ जो आपका है वो आपका अनस्टेबल मतलब अनबैलेंस कंडीशन पे आपको दिखेगी चीजें, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारा कंडीशन है। अब हम लोग आते हैं कि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था, और सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर मोमेंटम का, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो है आपको सेकंड लॉ में यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम को लेकर। तो ये हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहला चीज समझिए। लीनियर मतलब हमको समझ में आ रहा है सीधा सीधा क्या, एक लाइन का है, ठीक है, जो आपका क्या है, किसी लाइन एक्स और वाई जो भी आपके डायरेक्शन है। बात करते हैं ये जो हमने लिखा हुआ है मोमेंटम, ठीक है। देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर मैं मोमेंटम को डिफाइन करना चाहूँ तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर बॉडी है तो डेफिनेटली दुनिया में जितनी भी बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास एग्जिस्ट कर रहा है।
इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास आपको एग्जिस्ट करता है। तो पहला चीज की दुनिया में जितनी भी बॉडी है सबका कुछ ना कुछ मास एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर उस मास के पास वेलोसिटी रहे, डेफिनेटली वेलोसिटी रहेगा तभी हम लोग सेकंड लॉ में आएंगे, वेलोसिटी नहीं रहेगा तब तो सेकंड लॉ उस पे नहीं आ पाएगा। तो उस बॉडी के अंदर क्या रहनी चाहिए, वेलोसिटी रहनी चाहिए, और ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और मोमेंटम की अगर बात करें तो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अलग अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग लीनियर मोमेंटम को लेके बात कर रहे हैं, और लीनियर मोमेंटम में आपका क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू वेलोसिटी है तो इसको समझिए किस तरीके से, जैसे जैसे बॉडी के अंदर या तो मास चेंज होगा या वेलोसिटी चेंज होगा। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि एक बार अगर आपकी बॉडी के पास कोई मास है और वो मास अगर कंटिन्यू मूविंग में है तो वहां पर हमारा मास चेंज नहीं होता है, मतलब मास कांस्टेंट रहता है। बट अगर आप प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में अगर आप इस चीज को देखोगे तो वहां पर मास का वेरिएशन आता है। बात करेंगे अभी हम लोग नॉर्मल कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इस बॉडी के पास सपोज मास है, और यहाँ पर मान लीजिए इसके पास जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी u ले लेते हैं। इसके बाद ये बॉडी अपनी जगह से मूव की, और मूव करने के बाद जब ये आगे बढ़ी तो एक ऐसा कंडीशन आया कि इस बॉडी के पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, mv हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर मुझे बोले कि पर्टिकुलर जब इसका इनिशियल, मान लो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर था, तो इसको अगर मैं बोलूँ कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है तो क्या हो जाएगा, m इंटू यू। अच्छा, और ये जो हमारा मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं p से। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर m इंटू यू, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डेट इज द इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिखता है फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम आपको क्या दिख जाएगा, ये तो आपका मास तो है, इसके साथ ही आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी भी दिख रही है। समझ में आया? तो ये आपका जो है मास इनटू वेलोसिटी जो है, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम, डिपेंड करता है। तो देखिए कभी भी बॉडी है तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम के लिए देखिए अगर 2 पॉइंट मोमेंटम है तो देखिए मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी को मोमेंटम लाने के लिए। हो सकता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर मास कम हो लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर मास ज्यादा हो और वेलोसिटी क्या हो, कम हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी बॉडी है, मान लीजिए बॉडी का जो वेट है, सॉरी मास है 5 kg है, और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं डेट इज मोमेंटम क्या हो गया, 50 kg पर सेकेंड, 50 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं इसका यूनिट भी अभी आपको डिफाइन कर दूंगा, वैसे दिख रहा है केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मास को लेके तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर इस बॉडी का जो मास है, देखिए मास हमारा है तो कई तरीके के हो सकता है। मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर मास हमने ले लिया है 10 kg, तो यहाँ पर आपकी क्या है, मास अगर आपने बढ़ा दिया है तो सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम को अचीव करने के लिए आप यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी को कम कर दो। तो मान लो कि वेलोसिटी हमने 5 कर दिया तो भी यहाँ पर हमको मोमेंटम कितना मिला, 50 kg मीटर पर सेकेंड। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? तो मोमेंटम का मतलब ये है कि देखो मास अगर चेंज हो रहा है तो डिपेंड करता है कि मास के साथ वेलोसिटी का कैसा वेरिएशन है। जरूरी नहीं है कि हर जगह अगर मास चेंज होगा तो उसके साथ क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि जो मोमेंटम वाला फैक्टर है वो आपका मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। अगर किसी केस में आपका मास बढ़ रहा है या मास कम हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये इफेक्ट करेगा। दूसरा चीज बात है कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है और एक बार बॉडी का मान लीजिए कि 10 kg की बॉडी है और 10 kg की बॉडी अगर मूव कर रही है तो क्या फर्क पड़ता है इस बॉडी का, तो वे मास चेंज नहीं होगा। ये कहना टोटली रॉन्ग है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखें तो जब आपकी बॉडी है अगर 10 kg की है और जब ये मूव करेगी आगे तो इसके मास में स्लाइटली क्या होता है, बढ़ता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पहला चीज, ये जो चीज मैंने आपको लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड कंसेप्ट बताया, ये चीजें आपको क्लियर हुई, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम है इसकी अगर यूनिट देखना चाहें तो यूनिट हम लोग देख सकते हैं, मास की यूनिट है क्या, केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारा लीनियर मोमेंटम है, तो सीधा सीधा आप लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या कि बॉडी का इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम को डिफाइन करना चाहूँ P, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। कोई भी आपकी जो बॉडी होगी
उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको मोमेंटम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इनिशियल में 10 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए वो 12, 14, 15, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड की तरफ जा रहा है, तो उसका हर पॉइंट पे अगर आप मोमेंटम देखोगे तो वेलोसिटी और मास ये दोनों फैक्टर पे जो डिपेंड कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके मोमेंटम में क्या चेंजेस आ रहा है, ये चीज हमको देखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कभी भी मोमेंटम वाला फंड आपको क्लियर हुआ। बात है हम लोग इसका यूज क्या करते हैं, देखिए फिजिकली आप इसको ऐसा समझिए कि किसी भी बॉडी के पास अगर मास है और उसके पास अगर वेलोसिटी है तो डेफिनेटली उस बॉडी के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की है यहाँ पर, ये हमने टोटल लीनियर मोमेंटम को लेके बात किया है। अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ लीनियर न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला बात, ये रेट ऑफ चेंज समझ में आता ही क्या, ये आपको फिजिक्स में इतनी जगह मिलेगा कि गिनती नहीं है। क्या? रेट ऑफ चेंज। तो कभी भी रेट ऑफ चेंज का मतलब समझिएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। बिल्कुल मैं वर्ड को ब्रेक कर रहा हूं यहाँ पर, ये आपको जो दिख रहा है दैट इज द रेट ऑफ चेंज। पहला चीज सुनिए, कहीं भी आपको रेट नाम का दिखा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज आपको बोल रहा है, मतलब पर यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आपका चेंज का मतलब क्या है, जो भी आपका पैरामीटर चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो रेट का मतलब सीधा सीधा क्या है, टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, रेट आपको कहीं भी दिखा मतलब सीधा सीधा क्या करना है, टाइम से उसको डिवाइड करना है। अब सुनिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यहां तक समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अब लीनियर मोमेंटम का मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, ये आप देखिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं, पी से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज बोल दिया है तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, देखो दिस इज द लीनियर मोमेंटम। ध्यान से देखना, ठीक है, लीनियर मोमेंटम बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पूरा ब्रेक करके बता रहा हूँ। लीनियर मोमेंटम यहाँ पर पी है, और यहाँ पर अगर बोल देगा रेट ऑफ चेंज, अगर बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डेट इज इक्वल टू dp बाई dt। ठीक है, मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। अब सुनिए यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यहाँ तक क्लियर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो चीजें होती है। डायरेक्टली का मतलब क्या है, एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा डाउन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, और एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ द फोर्स। ये आपको एक्चुअली डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि आपका फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें आपको डायरेक्शन भी दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये हमने एक पैरामीटर को लेके बात किया। दूसरा हमारा जो यहाँ पर बोल रहा है दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बेसिकली लिखेंगे ई एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई बॉडी है, ये इसका मास है इसका मास हम लोग ले लिए m, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या चीजें दिखेंगी, मान लीजिए कि सपोज ये जो मास है ये आपकी क्या है, u वेलोसिटी से चल रही है। अब हमने क्या किया, इस बॉडी पे लगा दिया क्या, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हमने कर दिया छेड़खानी इसके साथ। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ में एक्सटर्नल फोर्स अलाउ नहीं था, इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स क्या लेते थे, 0। अब क्या होगा, जब ये बॉडी है अपना आराम से u वेलोसिटी से चल रही है तो हमने इसको छेड़ दिया जाके, और ये क्या हुआ, एक्सटर्नली फोर्स लगाया। जब एक्सटर्नली फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्टर्ब हुई। बॉडी डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस आया, और मान लीजिए कि एक पॉइंट के बाद जब ये बॉडी यहाँ पर जा रहा है मास वेलोसिटी m वेलोसिटी के साथ, तो ये जो आपकी u वेलोसिटी है फाइनली किस में बन गई, v वेलोसिटी में बन गई। ठीक है, तो कोई मुझसे ये पूछे कि भैया जब मैं एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाया था उस टाइम बॉडी के पास कुछ मोमेंटम था, मोमेंटम के लिए आपको सीधा सीधा ये चेक करना है कि बॉडी के पास मास भी होनी चाहिए और वेलोसिटी भी होनी चाहिए। तो इस टाइम अगर मेरे पास कोई पूछे कि क्या बॉडी के अंदर मोमेंटम है, डेफिनेटली मोमेंटम है, और ये जो हमारा है दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, तो P आपका मोमेंटम को डिफाइन करता है, I मतलब इनिशियल हो गया। तो यहाँ पर मैं मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ, PI इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ m इंटू यू। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए, अब आपका जो बॉडी है ये आपका मान लो क्या है, फाइनल स्टेज पे पहुंचा, तो यहाँ पे जो मुझे मिला डेट इज द फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम इक्वल टू अगेन क्या मिलेगा, ये तो आपका मास मिलेगा, और साथ ही साथ क्या इसके साथ वेलोसिटी है, तो ये आपका मिला फाइनल मोमेंटम, और ये जो आपका मिला ये आपको क्या मिला, डेट इज द इनिशियल मोमेंटम। तो ये दोनों के बीच में पहला चीज आपको डिफरेंस क्लियर है।
दिस इज द इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, ठीक है। तो यही आपको बोल रहा है क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो आपकी इस बॉडी के लिए बात करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस बॉडी के अंदर आपका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए मैं क्या लिखूंगा, डेल पी, और डेल पी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल, ठीक है। ये आपको क्या दिखा है, ये आपको दिखा है चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान रखिएगा ये जो आपको दिखा है दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, चाहे आप डीपी लिखो चाहे आप डेल पी लिखो, क्लियर है। तो अभी हमने जो बात किया है ये हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम को लेके बात हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड, तो ये जो हमने फोर्स लगाया हुआ है यही हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। ध्यान रखिएगा ये जो हमने फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई किया है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स। बात है एक्सटर्नल फोर्स क्यों डिफाइन किया हुआ है, देखिए डिपेंड ये करता है कि अगर बॉडी कांटेक्ट में है, तो जैसा कि हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में भी पिछले वीडियो में बात किया है, तो नॉर्मल फोर्स वगैरह आता है वो सब आपके क्या इंटरनल फोर्स में काउंट हो जाते हैं जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहती है। ये सब आपका क्या एक्सटर्नली फोर्स है। एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है जो लिखा है डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स, मतलब ये जो आपका डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो बॉडी का डायरेक्शन जो होगा, मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है तो बॉडी मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी का मोशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी हमने जो देखा है दैट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आपको ये चीज थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए इस चीज को मैं डिफाइन करता हूँ। तो ये जो आपका लॉ है, इसी लॉ को हम लोग क्या है आगे बढ़ा रहे हैं और इसको हम लोग थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नली फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है हमारे पास। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, एक्सटर्नली फोर्स आपका लगा हुआ है, तो इसमें हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम ये है, और रेट बोल देगा तो टाइम से आप डिवाइड कर दोगे, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं क्या, दैट इज इक्वल टू डीपी बाई dt, ठीक है। ये जो है आपका, अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो देखिए एक चीज आपको बता देता हूं, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है इसका फिजिकल मीनिंग और इसका क्या है, अगर इसको इक्वेशन में चेंज करना है तो किस तरीके से होगा। यहां पर अगर बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, यहां पे आपको क्लियर होगा। सपोज x प्रोपोर्शनल टू y है, इसका ये मतलब होता है क्या, कि अगर आपका x बढ़ेगा, यहां पे लिखते हैं, अगर x प्रोपोर्शनल टू y है तो इसका ये मतलब है कि अगर क्या है आपके इक्वेशन में x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगी। ये होता है x प्रोपोर्शनल टू y का मतलब, ठीक है। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बोलेगा तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसको बोला जाता है, ठीक है। या इसको आप x प्रोपोर्शनली टू 1/y भी बोल सकते हो, या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बोला जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो मैं dp लिखा हूं, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो ip लिखा हूं। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपका x अगर बढ़ेगा तो x बढ़ने के साथ आपका y क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो, अगर यहां पर आपका x बढ़ेगा तो x बढ़ने के साथ आपका y क्या होगा, कम होगा। तो ये इसका फिजिकली मीनिंग है, ठीक है, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी, अभी ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा है x प्रोपोर्शनल टू y, हमने लिखा, कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो उसको हटाने के बाद एक आपका क्या होता है, इक्वल में अगर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो डेफिनेटली आप इसको इक्वल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। कांस्टेंट लाने का मतलब क्या, वो ये बताएगा कि x के रेस्पेक्ट में y कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, x प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम लोग इक्वल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आ जाएंगे, डेट इज k इंटू वाई। के आपका कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से देखिए क्या होगा, तो यहाँ जैसे आपका क्या है, k कांस्टेंट आपका आया हुआ है, तो k कांस्टेंट या आप l भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो, व्हाट एवर यू वांट, ठीक है, यू कैन टेक कांस्टेंट। ओके, तो k आपका जैसे x इक्वल टू k इंटू वाई निकल कर आया हुआ है,
उसी तरीके से अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट निकल के आए, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो और ये कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अब बात है कांस्टेंट की वैल्यू कौन निकालेगा और कैसे निकलेगा। कांस्टेंट की वैल्यू जो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल का साइन देगा वही निकालेगा, और ये k की वैल्यू सम टाइम एक्सपेरिमेंटल, वैसे ज्यादातर केसेस में आप देखोगे तो ये जो k की वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से निकल कर आती है। क्लियर यहां तक। अब आइए, ये आपको पैरामीटर यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें आइए, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका ये मतलब है किसी भी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, जो भी एक्सटर्नल फोर्स जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उस बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। और ये चीज तो हमें डायग्राम से भी दिख रहा है। अगर मेरे पास बॉडी m है तो मान लो कि सपोज एक नॉर्मल कंडीशन कि अगर मेरे पास कोई बॉडी हो मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जब मैं फोर्स नहीं लगाया हूं तब मान लीजिए कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, लेकिन अगर मैं फोर्स और बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी और बढ़ेगी तो ये v वाला कंपोनेंट बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहां पर ये आप देख रहे हो एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब किसी भी बॉडी पे जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा बॉडी पे क्या होगा, मोमेंटम ज्यादा आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को थोड़ा देख के क्या है हमें डर भी लगता है, तो हमको क्या करना है, इसको इक्वल में कन्वर्ट करना है। इक्वल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्सटर्नली को अभी मैं एफ ही लिख रहा हूँ, वही चीज है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद एक न्यूटन ने कांस्टेंट लेके आया, डेफिनेटली न्यूटन हटाया था तो वही लेके आएगा। तो ये आपका k आया इंटू डी पी बाई डी टी। उसके बाद न्यूटन ने क्या देखा, थ्रू एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर जो k की उसने वैल्यू निकाली और k की वैल्यू उसको क्या मिल गई, 1। k की वैल्यू 1 मिल गई है तो और खुशी की बात है क्योंकि आपका इक्वेशन उतना छोटा होते चले जा रहा है, क्योंकि k की वैल्यू और अगर कुछ भी यूनिट या डिजिट के फॉर्म में अगर मिला तो उस केस में क्या चीजों को याद रखने का हेडक ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट आप याद रखो या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन के ऊपर। तो जब आप यहाँ पर k इक्वल टू 1, ये आपको कहाँ से आया, थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपको k इक्वल टू 1 आपको मिला हुआ है थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो इस कंडीशन में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर फाइनली f इक्वल टू आपको क्या मिल गया, dp बाई dt। ठीक है, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आपका है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि सर हमने तो f इक्वल टू एम ए पढ़ रखा है, यही तो पढ़े क्या हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ f इक्वल टू एम ए। तो f इक्वल टू जो एम ए हमने पढ़ रखा है वो न्यूटन तो दिया था, ठीक है, लेकिन न्यूटन उतना डेप्थ तक नहीं गया था। f इक्वल टू एम ए ये हमने जुगाड़ बना के निकाला हुआ है। न्यूटन जो सेकंड लॉ को डिफाइन करता है, न्यूटन क्या है, जो न्यूटन बाबा आए हुए थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा f इक्वल टू डी पी बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से f इक्वल टू एम ए किस तरीके से आता है, क्या उसमें कोई कंस्टेंट है, डेफिनेटली उसमें कुछ कंडीशंस लेंगे, उसके बाद हमको f इक्वल टू एम ए मिलेगा। क्या कंडीशन होगा समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको पहले चीज क्लियर हुआ। तो ये हमने f न्यूटन सेकंड लॉ निकाला हुआ है। अब मैं आ रहा हूं f इक्वल टू एम ए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग रफ करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि देखिए अगर आपके पास कोई बॉडी है और किसी बॉडी के पास मान लीजिए कि मास है, तो बॉडी है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ आपको मास तो होगा ही। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सपोज एक एग्जांपल, ये आपकी कोई बॉडी है, ये इसका मास है m, ठीक है, और ये आपकी जो है वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को हमने ले लिया है u। और मान लीजिए कि सपोज एक बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कोई भी वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बॉडी मूव करती है मास के साथ तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है क्या कि जितना ज़्यादा आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग इसका जो मास है वो इंक्रीज होता है प्रैक्टिकली। मतलब अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी की अगर आप वेलोसिटी जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग उस बॉडी का जो मास है वो मास भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। अभी तक हमने ऐसा क्यों नहीं पढ़ा, ऐसा इसलिए हमने अभी तक नहीं पढ़ा क्योंकि ये जो आपका वेरिएशन है बहुत ही स्मॉल होता है। और अभी भी आपको बता दे रहा हूँ, जो 11th-12th हम लोग जो आगे नीट और जेईई के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का जो यूज़ होने वाला है, ये चीज़ का यूज़ बहुत रेयर होने वाला है, मतलब 5 to 10%। बाकी आपको 90-95% केसेस में आपको हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी के साथ मास को कांस्टेंट मानने बोलेगा।
ठीक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि किस तरीके से हमारा ये जो मास है वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। अगर मैं इस कंडीशन पे जैसे बात करूं तो यहाँ पर जैसे आपका m मास है v वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी वेलोसिटी पे अगर आप मास निकालना चाहते हो तो ये आपका फॉर्मूला होता है m डिवाइड बाई एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपकी वेलोसिटी बढ़ी है तो मास भी बढ़ रही है, तो v बाई सी का स्क्वायर। ये हमारे पास जो आया हुआ है, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये आपको दिखाता है। और ये क्या क्या पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने m नॉट लिखा हुआ है, m नॉट आपको दिखा रहा है क्या, मास इन रेस्ट, मतलब जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है उस कंडीशन पे बॉडी का मास कितना है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस इज द v क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये जो मैंने v लिखा हुआ है तो ये m नॉट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डेट इज द m नॉट क्या है, जब बॉडी का मास, ये आपका देखो ऐसा कर लो, ये बॉडी जो है इनिशियल में रेस्ट मास पे है, इसके बाद क्या है बॉडी के पास वेलोसिटी आ रही है v वेलोसिटी, और इस कंडीशन में इसका मास कितना हो गया m, और इसी m को कैलकुलेट करना है तो m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस v का स्क्वायर बाई c का स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं c का, व्हाट इज c, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ, किसके वेलोसिटी है, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, डेट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया है तो इस कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या है आगे बढ़ सकते हैं। और एक एग्जांपल मान लो कि चलो मैं कुछ वैल्यू रख के आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये आपकी वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है। मान लीजिए कि सपोज किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के मान लो हाफ हो गई, मतलब मैं केस आपको लेता हूँ और केस में अभी इसको मैं रफ नहीं करूंगा, ये पोर्शन को मैं यहाँ पर लेता हूँ और इस कंडीशन पे देखिए आपको क्या दिखेगा। सपोज इफ, एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, इफ यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज जो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी की मान लो हाफ हो गई, मतलब v इक्वल टू आपको क्या मिल गया c/2। तो v इक्वल टू जब आपको c/2 मिला तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ये m इक्वल टू एम नॉट जो भी पोर्शन आया है, तो यहाँ पर आप देखिए m इक्वल टू एम नॉट, यहाँ तक तो ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी का स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर। तो 1 माइनस वी की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर बाई 4 हो गया, इनटू ये आपका क्या आया हुआ है, ये आपका आया हुआ अगेन सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सी का स्क्वायर कैंसिल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो m इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये आपको कितना डायरेक्ट लिख दो, देखो 1/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3/4। क्लियर है यहाँ तक। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 4 आपका ऊपर चले जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 2, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, m नॉट इंटू ये हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। क्लियर है यहाँ तक। और ये बताओ मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था आपको याद रखना है, तो m नॉट 2 डिवाइड बाई ये आपका होता है 1.732, ये अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो नो डाउट 2 डिवाइड बाई 1.71, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगा। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो m इज ग्रेटर देन आपको क्या दिख रहा है, m नॉट दिख रहा है। तो ये जस्ट आपको मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस चीज को याद रखिएगा क्या कि कोई भी अगर आपकी जो बॉडी होती है अगर उसकी वेलोसिटी को हम लोग बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ाने के साथ उसके मास में क्या होता है, इंक्रीज होती है। लेकिन बहुत रेयर केस है ये आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बताया हूँ, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते आगे। तो एक्चुअली क्या है, जब न्यूटन लॉ ने जब ये दिया हुआ था तो उसने क्या किया था, इस चीज को कंसिडर किया हुआ था, इसीलिए आपको m इक्वल टू जो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो आपको m नॉट है, तो इस पे उसने दोनों फैक्टर को कंसिडर किया हुआ है। किस तरीके से किया हुआ है देखते हैं अभी हम लोग। जैसे यहाँ dp/dt हमारा, तो इस कंडीशन पहले ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली जो हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मिला हुआ है वो F इक्वल टू, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें मिला हुआ है क्या, F इक्वल टू dp/, ये हमको मिला हुआ है dt। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या यहाँ पर p इज द मोमेंटम, अब ये आपका ऊपर क्या, चेंजिंग मोमेंटम। अब ये बताइए जो मोमेंटम है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग F इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, d/dt यहाँ, और यहाँ पर आपका क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है।
आप इसको नॉर्मल तरीके से ऐसा समझिए कि देखिए सीधा सीधा हमारा क्या है, dp बाई dt हमने लिखा हुआ है ना, तो इस कंडीशन पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, और जो वेलोसिटी है तो मास इंटू क्या हो जाएगा, ये आप देखिए जो वेलोसिटी है ये आपका जो m दिया हुआ है, m अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ, यहाँ पर मैं क्लियर लिख देता हूँ इस चीज को, इफ m इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिखिए, f इक्वल टू d बाई डी टी, और p इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू वी, ठीक है, इफ m इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पर m इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है, जैसा कि मेरा इक्वेशन इजी हो जाए, तो यहाँ पर मैं f इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये आपको d ऑफ dt है, तो मास हमने कांस्टेंट ले लिया और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, dv बाई dt, और dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो फाइनली देखोगे तो f इक्वल टू आपको क्या मिल गया, m इंटू ए, तो ये हमको मिल गया मास इंटू एक्सेलरेशन। बट इस चीज को ध्यान रखिएगा क्या, कि ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है, इस कंडीशन में ये भी आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन ये स्पेशल केस है जहां पर हमने क्या लिया है, मास को कांस्टेंट लिया हुआ है। मतलब हम लोग इस कंडीशन पे ये मान के चल रहे हैं क्या, कि हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ हमारा क्या हो, बॉडी के अंदर कितनी भी वेलोसिटी आ जाए, कितनी भी एक्सेलरेशन आ जाए, उस बॉडी के अंदर आपको क्या होगा, मास का चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर dp बाई dt लिखा है, आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और देखो इसी को और आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर f इक्वल टू जैसे हमने लिखा है dp बाई dt, अब ये जो है आपका चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं क्या, फाइनल मोमेंटम, तो mv आ जाएगा, mv बाई dt, और ये ऐसा लिखो, चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, mv माइनस mu, यही तो है, दैट इज द फाइनल मोमेंटम, और ये आपका क्या इनिशियल मोमेंटम, डिवाइड बाई हमने क्या लिखा है dt, और इसको क्या लिख सकते हैं, m आप कांस्टेंट ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, v माइनस u, ये जो आपको क्या दिखेगा, u v माइनस u, और डिवाइड बाई क्या दिखेगा dt, और ये चेंज इन वेलोसिटी है, तो m इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, दिस इज इक्वल टू dv बाई dt, यही तो है आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, m इंटू ए, और ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो ये भी आपका है, या तो आप ये मेथड अप्लाई कर लो, चाहे आप ये मेथड अप्लाई कर लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्या, कि यहाँ पर हमने क्या किया, मास को कांस्टेंट रखा हुआ है, ये जो हमारा मेथड है यहाँ पर हमने क्या मास को कांस्टेंट रखा है। लेकिन याद रखिएगा दूसरा चीज, आपको कहीं कहीं ऐसी भी चीजें दिखेगी जहां पर मास के साथ आपको काफी ज्यादा वेरिएशंस दिखेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए रॉकेट हम सबने देखा हुआ है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रॉकेट पे जब तक हम लोग चढ़ के घूम के नहीं आएंगे तब तक हम लोग रॉकेट नहीं देखेंगे। रॉकेट नॉर्मली कंडीशन पे आपने देखा हुआ है, देखिए रॉकेट आपका किस तरीके से उस पर एक फ्यूल डाला जाता है और किस तरीके से वो आपका क्या है मूव करता है, एक बार समझते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका है ये आपका रॉकेट है, ठीक है, ये हमने क्या है रॉकेट बनाया हुआ है। मेन आपका जो रॉकेट होता है उस पर आपको कोई चीज को, या मान लो कोई पर्सन जा रहा है, जो भी डिपेंड करता है, तो ये ऊपर आपका केबिन रहता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके जो नीचे है ना, इसके नीचे क्या आपको फ्यूल भरा जाता है, और ये फ्यूल कैसा भरा जाता है, देखिए यहाँ पर ये आपको फ्यूल डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन के ऊपर। ये सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड फ्यूल होता है, फिर सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड फ्यूल होता है, इस तरीके से। क्लियर है। हमको क्या रहता है कि ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एक्चुअल में काम का चीज होता है, और इस चीज को हमें क्या करना है, जहां भी अगर आप स्पेस में जा रहे हो तो इस चीज को हमें ट्रेवल कराना रहता है। ये पूरा फ्यूल का जो पोर्शन है, ये फ्यूल का पोर्शन क्या करेगा, वहां पर जाते जाते तो ये फ्यूल खत्म है कहानी, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि रॉकेट यहाँ से क्या हुआ, जैसे आगे बढ़ता है तो ऊपर क्या होता है, नीचे थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे आपका रॉकेट आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये लिक्विड वाला फ्यूल पूरा बर्न हो जाएगा। तो लिक्विड वाला फ्यूल बर्न हो जाएगा तो इतना पार्ट को गिरा देता है, जब इतना फ्यूल बर्न हो गया तो इतना पार्ट को छोड़ देगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर m मास लेकर चले हुए हैं अगर आप, तो जब इतना पार्ट आपका फ्यूल बर्न हो गया, तो जब फ्यूल बर्न हो गया तो एग्जॉस्ट गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो जो आपका फ्यूल बर्न हुआ तो फिर से इसका मास तो कम हो गया। फिर और आगे जाएगा तो ये वाला पोर्शन जो है ये भी आपका क्या होगा, फिर से बर्न होके चले जाएगा नीचे, फिर उसके बाद ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो आपका डिजाइन किया जाता है, तो जैसे जैसे रॉकेट क्या ऊपर की तरफ मूव करता है, यहाँ पर वो फ्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है,
और फ्यूल कम होने के कारण क्या है, मास क्या होता है, कम होते चले जाता है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ने के कारण क्या, मास वाला फैक्टर बढ़ते चले जाता है। तो ये मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पर हम लोग क्या है इस चीज को और अप्लाई करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में, तो हमको नहीं दिख रही ये चीजें, बट एक्चुअल में ये सब चीजें अप्लाई की जाती है। ठीक है तो अभी देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ये जो हमने कंडीशन देखा हुआ यहाँ तक ठीक है। और अगर मैं मान लो कि मास अगर मैं कंसिडर करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं जो चेंज मास जो मेरा चेंज हो रहा है उसको भी मैं कंसिडर करूं, तो कंसिडर करने के लिए क्या है, ये दोनों पैरामीटर यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो चीजें क्या है आपको वेरी करती है। जैसे यहाँ पर अभी तक मैंने जो माना है तो मास हमारा कांस्टेंट था, हमने ये माना था कि वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर मैं इस पोर्शन में आऊं तो यहाँ पर हमने ये माना हुआ है कि मास हमारा कांस्टेंट है और जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमको क्या मिली हुई है, ये वेलोसिटी हमको वेरिएबल मिला हुआ है। ठीक है तो याद रखिए कि कभी भी जो पार्ट आपका वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, उसी का डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट करने से जो वेरिएबल वाला टर्म्स है उसी के थ्रू हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अब सुनिए, तो ये अगर दो पैरामीटर था तो एक टर्म्स वेरिएबल था तो सही है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर जैसे न्यूटन बोल के गया क्या कि ये मेरा क्या है, मास भी वेरी कर रहा है और नो डाउट वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, तो इस कंडीशन में अगर दोनों टर्म्स वेरिएबल है तो आपको क्या दिखेगा, मतलब ये अगर मैं बात करूं मास इंटू वेलोसिटी का, तो मास भी आपका वेरिएबल है और वेलोसिटी की बात करेंगे तो भी आपका ये वेरिएबल है। तो यहां पर आप देखिए कि आपको दोनों क्वांटिटी वेरिएबल दिख रही है। तो इस तरीके में जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं जहां पर दो क्वांटिटी वेरिएबल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। ठीक है और ये होता क्या है, एक यहाँ पर आपको साइड में एग्जांपल दे देता हूं क्या, जैसे मान लीजिए d/dt ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, इसका अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, किस तरीके से होता है समझिएगा। जहां पर ये देखो दोनों टर्म्स को मैंने वेरिएबल लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म्स को कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरे का हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। तो x कांस्टेंट हो गया तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, dy/dt। ठीक है, x कांस्टेंट dy/dt, इसीलिए बोला जा रहा है कि क्या कि जैसा आपका मैथ्स का जो क्लास चल रहा है, हालांकि अभी 4-5 दिन से नहीं चल रही है बट आपकी कंटिन्यू हो जाएगी अभी, तो ये जो आपकी मैथ्स की क्लास है उसको अटेंड करिए, वहां से आपको चीजें क्या और ज्यादा क्लियर मिलेंगी। तो x इंटू dy/dt प्लस, अब क्या करोगे, अभी आपने x को कांस्टेंट रख के y को डिफरेंशिएट किया, अब आप क्या करो, y को डिफरेंशिएट कर, y को कांस्टेंट रखकर, y कांस्टेंट रखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, dx/dt। समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द डिफरेंशियल। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है। तो अब मैं इसमें अगर बात करूं तो आपको क्या चीजें दिखेंगी यहाँ पर, ये जो हमारा जो फोर्स आया हुआ है, इस फोर्स को लेके बात करें तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं क्या कि F इक्वल टू m इंटू ए। अच्छा ये वेरिएबल ठीक है, m ये तो लास्ट कंक्लूजन है। F इक्वल टू dp/dt वो लिखते हैं हम लोग, F इक्वल टू जो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ एग्जैक्ट बोल के गया है क्या, dp/dt। ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपका मास और वेलोसिटी आपको दोनों में चेंजेस दिखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये p की वैल्यू आपकी क्या होगी, p की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या, यहाँ पर F इक्वल टू d/dt और p की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। जहां पर आपके क्या है, दोनों टर्म्स यहाँ पर जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो करते हैं हम लोग क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड क्या, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, F इक्वल टू, ये आप देखिए m एक बार कांस्टेंट लेना है आपको, तो m कांस्टेंट लोगे तो ये आपको मिलेगा dv/dt प्लस ये आप एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट लोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, dm/dt। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका जो निकल कर आया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मास का भी इफेक्ट दिखेगा और वेलोसिटी का भी। देखिए अगर आपको वेलोसिटी चेंज होगा तो ये वाला पैरामीटर है, मास चेंज होगा तो ये वाला पैरामीटर है। क्लियर है यहाँ तक। और इसको सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं तो और देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर मास कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास यही वाला इक्वेशन आना चाहिए, अगर मास कांस्टेंट हुआ तो यही इक्वेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, इफ m इक्वल टू कांस्टेंट,
तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, मास कांस्टेंट है तो dm वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, इफ m इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, dm इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में आपको जो f मिलेगा, f इक्वल टू क्या मिलेगा, m इंटू dv बाई dt, यही मिलेगा। और dv बाई dt आपका क्या एक्सेलरेशन है, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं m इंटू a, मतलब फाइनली यहाँ पर हम लोग m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू a। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ है, दिस इज द सेकंड लॉ। क्लियर? तो अगर आपसे बोला जाए न्यूटन का स्टेटमेंट, अगर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए, तो ये रहेगा। वैसे आपको बोलना ये चीज है, और अगर आप F इक्वल टू एम ए, क्या है कि बचपन से हमारे दिमाग में ठूसा गया है F इक्वल टू एम ए, तो अच्छी बात है, कोई गलत चीज आपको नहीं ठूसा गया है, आगे भी आपको यही काम आने वाला है। लेकिन बट ये चीज को ध्यान रखिएगा कि F इक्वल टू एम ए जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मास क्या दिखने वाला है, कॉन्स्टेंट दिखने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और बाकी अगर आपको मास के साथ वेलोसिटी का चेंजेस दिखेगा तो ये चीजें आपको दिखेंगी। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो टर्म्स था और जो हमने यहाँ पर बात किया है वो सेकंड लॉ को लेकर बात किया हुआ है। और सेकंड लॉ में हमने यहाँ पर बेसिकली देखा, तो आपको दो चीजें, पहली चीज दिख रही होगी क्या, कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होना जरूरी है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या एक्सेलरेशन होना जरूरी है। अब चलो, अगर मैं एक्सेलरेशन 0 कर दूंगा तो फर्स्ट लॉ की तरफ मूव कर जाऊंगा क्या, देखिए यहाँ पर जैसा हमने सेकंड लॉ पे अभी हम लोग देख रहे थे, एफ ऑफ एक्सटर्नली इक्वल टू हमने क्या लिखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन हमने लिखा था। और अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 कर दूं, जो कि किस में हुआ था, फर्स्ट लॉ में हुआ था, तो जब एक्सेलरेशन आप 0 कर दोगे तो एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आपको क्या मिल जाएगा, ये डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 0। देखो हम लोग फर्स्ट लॉ में आ गए। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से आप क्या फर्स्ट लॉ को भी निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। सेकंड लॉ ऐसा लॉ है जिससे आप फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ दोनों लॉ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपको सेकंड लॉ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। इस वीडियो में जो हम लोग बात किए हैं सेकंड लॉ से रिलेटेड जो कंसेप्ट चीजें थी, कंसेप्चुअल चीजें थी, उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। और जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स हमने किए हुए थे, ठीक उसी तरीके से सेकंड लॉ में अभी हमको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, और जो भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इसका अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से चीजें दिखेंगी, कि मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है, और बॉडी में मान लीजिए कि सपोज m मास है, अगर आपकी कोई बॉडी है, मास m है, तो अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं कर रहे थे। यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या कंसीडर होगा, एक्सेलरेशन कंसीडर होगा। क्लियर है यहाँ तक? और बॉडी के अंदर अगर एक्सेलरेशन आया तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या लिखेंगे, F इक्वल टू लिखेंगे ma। क्लियर है? लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, क्या, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहीं भी आपको फ्रिक्शन वाला टर्म्स को यूज करने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब फ्रिक्शन आपको क्या लेना है, 0। क्यों लेना है? फ्रिक्शन जब आएगा तो मैं उसका अलग से आपको वीडियो, फ्रिक्शन आपका एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रिक्शन का जब इंक्लूडिंग होगा तो उसके लिए मैं आपको अलग से क्या है टॉपिक बना के पूरा वीडियो बनाऊंगा उस पर। अभी हम लोग जो कंसिडर करेंगे उस बॉडी के अंदर हम लोग मास कंसिडर करेंगे और एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे, बाकी फ्रिक्शन वाला केस अभी हम लोग नहीं लेंगे। कुल मिला के आप ऐसा समझ सकते हो, जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में देखा था, जितना हमने न्यूमेरिकल किया था, वहां पर कहीं भी हमने एक्सेलरेशन नहीं लिया था। अब सेम प्रॉब्लम को हम क्या एक्सेलरेशन के साथ सॉल्व करेंगे, और जब एक्सेलरेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें दिखेंगी उसको हम लोग एक बार देखेंगे। क्लियर है? तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा, और सेकंड लॉ जो कंसेप्चुअल चीजें जो मैंने बात की वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।